सोचिए, अगर अचानक एक दिन आपको बताया जाए कि जरूरी चीजों की कीमतें अब अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच सकती हैं, तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है? नमस्कार दोस्तों। कल देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कई जरूरी चीजों की कीमतें ऐसे स्तर तक पहुंच रही हैं जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा सोचिए, जब देश का फाइनेंस मिनिस्टर खुद ऐसी चेतावनी दे तो मामला कितना गंभीर हो सकता है। लेकिन असली बात यहां है, ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसका सीधा असर हमारे घर की जेब पर पड़ रहा है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसी संदर्भ में उन्होंने एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट समझाया, 3F। अब ये 3F क्या है? फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। सुनने में तीन साधारण शब्द लगते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में हलचल हो जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की, क्योंकि ये सबसे विजिबल है और पॉलिटिकली भी सबसे सेंसिटिव। अब सोचिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है। मतलब अगर बाहर कहीं दाम बढ़े तो उसका असर सीधे आपके पेट्रोल पंप तक आता है। और आपने खुद देखा होगा, पिछले कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको लगेगा कि ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ तो थोड़ा असर पड़ेगा। नहीं, असली झटका डीजल से आता है, क्योंकि डीजल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है। ट्रक, बस, ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, पूरी इकोनॉमी उसी पर चलती है। और जैसे ही डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा, खेती महंगी और आखिर में खाना महंगा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, सरकार टैक्स कम क्यों नहीं कर देती? सीधा जवाब लगता है, कर देना चाहिए। लेकिन रियलिटी कुछ और है, क्योंकि फ्यूल टैक्स सरकार के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। अगर उसे हटा दिया जाए तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब सोचिए, एक तरफ जनता को राहत देना, दूसरी तरफ देश का बजट संभालना। यही है असली डायलेमा। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, फर्टिलाइजर। अब सोचिए, अगर खेत में खाद ही नहीं पहुंचेगी या बहुत महंगी हो जाएगी, तो क्या होगा? सीधा असर पड़ेगा फसल पर। और अगर फसल कम हुई तो खाना महंगा, और खाना महंगा हुआ तो सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ेगी? गरीब और ग्रामीण आबादी पर। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, भारत सिर्फ फर्टिलाइजर इस्तेमाल ही नहीं करता, बल्कि उसे बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो भी हम बाहर से मंगाते हैं। पोटैश, फॉस्फेट, नेचुरल गैस, सब कुछ लार्ज इंपोर्ट होता है। और अगर वेस्ट एशिया में जरा सा भी डिस्टरबेंस हुआ तो सप्लाई चेन हिल जाती है। आपको याद होगा श्रीलंका का उदाहरण, जहां अचानक नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया गया। और रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन गिर गया और देश को फूड क्राइसिस झेलना पड़ा। तो ये चीजें ओवरनाइट नहीं बदलती, बहुत धीरे धीरे ट्रांजिशन करना पड़ता है। अब तीसरा और सबसे साइलेंट फैक्टर, फॉरेन एक्सचेंज। आपको लगेगा कि ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन असल में यही बैकबोन है। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर, तो पेमेंट डॉलर में होता है। और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया कमजोर होगा। अब सोचिए, एक वायसस साइकिल बन जाता है। ऑयल महंगा, डॉलर की डिमांड बढ़ी, रुपया कमजोर, इंपोर्टर महंगा, फिर इन्फ्लेशन और बढ़ा। और ये चक्र चलता ही रहता है। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी की वो अपील समझ आती है, गोल्ड खरीदना थोड़ा कम करो, फॉरेन ट्रैवल कम करो, क्योंकि ये सब फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर डालते हैं। अब आपको लगेगा कि गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन देश के स्तर पर यह बहुत बड़ा फर्क डालता है। लेकिन असली बात यहां है, सरकार बार बार फियर मॉन्गरिंग की बात क्यों कर रही है? क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ नंबर से नहीं चलती, साइकोलॉजी से भी चलती है। अगर लोगों को लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है तो वे पैनिक में फैसले लेने लगते हैं, फ्यूल स्टॉक करना, गोल्ड जमा करना, डॉलर खरीदना। और इससे सिचुएशन और खराब हो जाती है। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो 1973 का ऑयल क्राइसिस याद आता है, जब जियोपॉलिटिक्स की वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया था। आज जो हो रहा है उसमें भी कुछ वैसी ही झलक दिखाई देती है। अब जरा सोचिए, अगर ग्रोथ धीमी हो जाए और इन्फ्लेशन बढ़ता जाए तो क्या होगा? इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, और ये किसी भी इकॉनमी के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख सीधी है, एनर्जी सिक्योरिटी अब सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है,
ये नेशनल सिक्योरिटी बन चुकी है और भारत को धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाना होगा। क्योंकि सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर वेस्ट एशिया में कुछ होता है और उसका असर आपकी रसोई तक पहुंच जाता है। यही है आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर भारतीय रुपया अचानक तेजी से गिर जाए तो उसका सबसे इमीडिएट असर आम आदमी की जिंदगी में किस रूप में दिखेगा? सोचिए, क्योंकि यही सवाल आपको इकोनॉमी को सच में समझने के एक कदम और करीब ले जाएगा।